नमस्कार। आज हमारे पास ना एक बहुत ही अनोखी सामग्री है। हाँ। सोचिए अगर अलग-अलग तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आपस में बैठकर बातें करें, अपनी जिंदगी, अपनी कामयाबियों, अपनी गलतियों, भविष्य के सपनों के बारे में, बिल्कुल इंसानों की तरह। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। हाँ, हमारे पास जो सामग्री है वो ठीक यही है, एक तरह का काल्पनिक संवाद। इसमें वीडियो बनाने वाले एआई हैं, आवाज देने वाले, लिखने वाले, डिजाइन करने वाले, डेटा समझने वाले, संगीत बनाने वाले, यहाँ तक कि नैतिकता पर नजर रखने वाले और भविष्य बताने वाले एआई भी शामिल हैं। अरे वाह। तो आज हम इन्हीं एआई किरदारों की नजरों से देखेंगे कि एआई की दुनिया में आजकल चल क्या रहा है और कल क्या हो सकता है। चलिए इस दिलचस्प बातचीत की गहराइयों में उतरते हैं। ये वाकई एक बहुत ही अलग नजरिया है। एआई को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि अलग-अलग किरदारों की तरह देखना, ये अपने आप में एआई के बढ़ते प्रभाव को और हमारे जीवन में उसकी गहरी होती पैठ को समझने का एक नया तरीका खोलता है ना। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एआई का विकास सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि कहीं ना कहीं एक सामाजिक और शायद भावनात्मक दिशा भी ले रहा है। बिल्कुल। और इन किरदारों की कहानियों की शुरुआत भी काफी मजेदार है। सामग्री में कुछ ऐसे किस्से हैं जो एआई की शुरुआती थोड़ी कच्ची लेकिन कभी-कभी हैरत अंगेज क्षमताओं को दिखाते हैं। जैसे वीडियोविक नाम का एक वीडियो बनाने वाला एआई है। एक किस्सा है कि उसने गलती से एक शादी के वीडियो में दूल्हे को किसी एक्शन फिल्म का सुपर हीरो बना दिया। क्या बात कर रही हैं? सुपर हीरो? हाँ, जाहिर है मेहमान तो शायद हंसे होंगे, पर बेचारा दूल्हा तो जरूर चौंकिया होगा। हाँ, ये किस्सा सिर्फ मजेदारी नहीं है, ये दिखाता है कि एआई कैसे निर्देशों को समझता है और कभी-कभी उसकी व्याख्या कितनी अप्रत्याशित हो सकती है। सही। ये गलती शायद डेटा में किसी पैटर्न या निर्देश की गलत समझ का नतीजा हो, लेकिन इसने एक अनोखा आउटपुट दिया। ये एआई की सीखने की प्रक्रिया का एक पहलू है। हमेशा सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता, है ना? खासकर शुरुआती दौर में। और एक और किरदार है राइट रानी, जो लिखने वाला एआई है। सामग्री बताती है कि उसका लिखा एक लेख इतना पसंद किया गया कि वो वायरल हो गया। अच्छा। लेकिन कमाल की बात ये हुई कि उसी वायरल लेख पर कॉपीराइट उल्लंघन का नोटिस भी आ गया। ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। ये घटना एआई रचनात्मकता की सीमाओं और मौजूदा कॉपीराइट कानूनों के बीच एक बुनियादी तनाव को उजागर करती है। एआई पैटर्न को इतनी अच्छी तरह दोहरा सकता है कि वो लोकप्रिय हो जाए, पर क्या ये वाकई मूल है? हाँ, ये तो सवाल है। ये सवाल एआई के विकास के साथ और गहरा होता जाएगा। राइट रानी का ये अनुभव दिखाता है कि एआई कंटेंट की दुनिया में मौलिकता और स्वामित्व के नियम अभी तय होने बाकी हैं। सही कहा। फिर एक डेटा दादू है जो डेटा विश्लेषण का माहिर है। एक बार उसने अपनी रिपोर्ट में गलती से 0.01% को 100% लिख दिया। अरे बाप रे, 100%? हाँ, सोचिए जरा कंपनी में क्या हड़कंप मचा होगा। ये तो छोटी सी चूक लगती है, पर इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। ये उदाहरण डेटा पर एआई की निर्भरता और उस डेटा की सटीकता के महत्व को रेखांकित करता है। एआई कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, अगर उसे गलत या अस्पष्ट इनपुट मिलेगा तो नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। डेटा दादू की ये गलती हमें याद दिलाती है कि एआई के आउटपुट पर मानवीय निगरानी और सत्यापन कितना जरूरी है, खासकर जब फैसले बड़े हों। ये सिर्फ तकनीकी चूक नहीं, ये जिम्मेदारी का सवाल भी है। और एक आखिरी शुरुआती किस्सा म्यूजिक माया का है, जो संगीत बनाती है। उसे एक डरावनी फिल्म के लिए बैकग्राउंड स्कोर बनाने को कहा गया, लेकिन उसने जो धुन बनाई वो रोमांटिक निकली। रोमांटिक? हॉरर फिल्म में? हाँ, नतीजा दर्शक डरने के बजाय हंस पड़े। ये तो पूरी फिल्म का मूड ही बदल गया होगा, है ना? बिल्कुल। म्यूजिक माया का ये उदाहरण दिखाता है कि मूड या भावना जैसी मानवीय अवधारणाओं को एआई के लिए समझना कितना जटिल हो सकता है। सही। रोमांस और डर के बीच का बारीक फर्क शायद उसके एल्गोरिथम पकड़ नहीं पाए, लेकिन यहाँ आकर्षक बात यह है कि कैसे ये तथाकथित गलतियां भी कभी-कभी कुछ नया या कम से कम मनोरंजक बना देती हैं। ये हमें एआई के विकास की अप्रत्याशित राहों के बारे में बताती हैं। ये हमेशा सीधी रेखा में नहीं होता। तो ये तो हुई इन एआई किरदारों की शुरुआती लड़खड़ाहटें और सीखने के अनुभव। लेकिन अब अगर हम देखें कि ये एआई आजकल क्या कर रहे हैं, तो तस्वीर काफी बदल चुकी है। हाँ, वो ज्यादा सक्षम हो गए होंगे। बिल्कुल। ये अब सिर्फ गलतियां करने वाले नौसिखिए नहीं रहे। सामग्री बताती है कि वीडियोविक
अब यूट्यूबर्स और छात्रों के लिए प्रोफेशनल लेवल के सिनेमैटिक वीडियो बना रहा है। लोग कहते हैं कि उसका काम हॉलीवुड को टक्कर देता है। अरे वाह। हाँ, और ये दिखाता है कि वीडियो प्रोडक्शन जैसी जटिल कला भी अब एआई की पहुंच में आ रही है। ये सिर्फ तकनीकी उन्नति नहीं है, ये रचनात्मकता का लोकतंत्रीकरण भी है एक तरह से। लोकतंत्रीकरण, हाँ, सही शब्द है। पहले जिसे करने के लिए महंगा साजो सामान और विशेषज्ञता चाहिए थी, वो अब एआई की मदद से ज्यादा लोगों के लिए सुलभ हो रहा है। और वॉक्सफीर जो आवाज देने वाला एआई है, वो तो पॉडकास्ट, ऑडियो बुक, विज्ञापनों सब जगह छाया हुआ है। सागरी में जिक्र है कि लोग उसकी आवाज को बहुत दोस्ताना और अपना सा मानते हैं। ये सोचना भी अजीब है कि एक मशीन की आवाज इतनी मानवीय लग सकती है। ये आवाज संश्लेषण मतलब वॉइस सिंथेसिस में हुई प्रगति का प्रमाण है। एआई अब सिर्फ शब्द नहीं बोलता, वो उनमें भावनाएं, सही उतार चढ़ाव और लय डालने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। वॉक्सवीर की सफलता दिखाती है कि कैसे एआई मानवीय बातचीत के इंटरफेस को बदल रहा है, उसे ज्यादा सहज और स्वाभाविक बना रहा है। भविष्य में शायद हम पहचान भी ना पाएं कि हम इंसान से बात कर रहे हैं या एआई से। राइट रानी भी अब काफी परिपक्व हो गई है। वो सिर्फ वायरल लेख नहीं लिख रही, बल्कि ब्लॉग, गंभीर लेख, स्क्रिप्ट्स और यहाँ तक कि गैर सरकारी संगठनों मतलब एनजीओज के लिए प्रभावशाली कैंपेन सामग्री भी तैयार कर रही है। अच्छा। उसके शब्दों में अब वो ताकत आ गई है जो लोगों को प्रेरित कर सकती है या सोचने पर मजबूर कर सकती है। ये कंटेंट क्रिएशन में एआई की भूमिका को दर्शाता है। राइट रानी सिर्फ लिख नहीं रही, वो शायद डेटा विश्लेषण का इस्तेमाल करके ये समझ रही है कि कौन से शब्द या कौन सा नजरिया सबसे ज्यादा असरदार होगा। हाँ, हो सकता है। ये रचनात्मकता और विश्लेषण का मेल है जो मानवीय लेखकों के लिए भी एक नया आयाम खोल सकता है। फिर डिजाइन दीप है, डिजाइनिंग का जादूगर। वो ब्रांडिंग, लोगो, एनिमेशन बना रहा है। सामग्री में एक स्टार्टअप का जिक्र है जिसके लिए डिजाइन दीप ने ऐसा लोगो बनाया कि लोग कहने लगे ये डिजाइन तो खुद बोलता है। खुद बोलता है, वाह। ये तो किसी भी डिजाइनर के लिए बहुत बड़ी तारीफ है ना? बिल्कुल। ये दिखाता है कि एआई अब सौंदर्य शास्त्र मतलब एस्थेटिक्स और ब्रांड पहचान जैसी सूक्ष्म चीजों को भी समझने लगा है। डिजाइन डीप जैसे एआई सिर्फ चित्र नहीं बना रहे हैं, वे विजुअल भाषा के जरिए संवाद स्थापित कर रहे हैं। ये ब्रांडिंग और मार्केटिंग की दुनिया में एआई के गहरे दखल का संकेत है। और डेटा दादू, जिसकी शुरुआती गलती का हमने जिक्र किया था। हाँ, वो 100% वाला। हाँ, वही। अब वो कंपनियों को डेटा विश्लेषण के जरिए करोड़ों का नुकसान होने से बचा रहा है। उसका एक कथन है सामग्री में, सही डेटा ही असली जीवन है। वाह। अपनी गलती से सीखकर वो अब डेटा की अहमियत का प्रचारक बन गया है। ये एआई के विकास का एक क्लासिक उदाहरण है, गलतियों से सीखना और बेहतर बनना। डेटा दादू की कहानी दिखाती है कि कैसे डेटा विश्लेषण अब सिर्फ रिपोर्ट बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कंपनियों को रणनीतिक फैसले लेने, जोखिम कम करने और अवसर पहचानने में सीधे तौर पर मदद कर रहा है। एआई यहाँ एक सलाहकार की भूमिका निभा रहा है। म्यूजिक माया भी अब सिर्फ हॉरर फिल्म में रोमांटिक संगीत नहीं बना रही। अच्छा, अब क्या कर रही है? वो फिटनेस ऐप्स के लिए वर्कआउट के हिसाब से जोश भरने वाला संगीत बना रही है। शादियों में माहौल के हिसाब से धुनें तैयार कर रही है। मतलब संगीत अब और ज्यादा व्यक्तिगत, पर्सनलाइज्ड होता जा रहा है। हाँ, ये पर्सनलाइजेशन एआई की एक बड़ी ताकत है। म्यूजिक माया जैसे एआई सिर्फ संगीत नहीं बना रहे, वे उपयोगकर्ता के संदर्भ जैसे मूड, गतिविधि, समय को समझकर उसके अनुरूप संगीत तैयार कर रहे हैं। ये तो कमाल है। हाँ, ये मनोरंजन के अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है। इन सब के अलावा दो और एआई किरदार हैं जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक है एथिकीशा। एथिकीशा मतलब एथिक्स से? हाँ, बिल्कुल। वो एआई के नैतिक उपयोग पर सलाह देती है और ये सुनिश्चित करती है कि एआई का गलत इस्तेमाल ना हो। उसका मानना है कि इंसानियत बचानी है तो नियमों का पालन करना होगा। ये तो बहुत जरूरी है। आजकल एआई की ताकत को देखते हुए ये भूमिका तो बहुत ही जरूरी लगती है। निश्चित रूप से एथिकेशा का किरदार एआई के विकास में नैतिकता और जिम्मेदारी के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। जैसे जैसे एआई ज्यादा शक्तिशाली और स्वायत्त होता जा रहा है, वैसे वैसे उसके उपयोग के लिए स्पष्ट नैतिक दिशा निर्देश और नियंत्रण तंत्र बनाना अनिवार्य हो गया है। सही। एथिकेशा इस जरूरी संतुलन की प्रतीक है, नवाचार के साथ साथ विवेक। ये सिर्फ एक तकनीकी सवाल नहीं, बल्कि एक गहरा दार्शनिक और सामाजिक सवाल भी है। और आखिर में फ्यूचर फाइज है, जो भविष्य का अनुमान लगाता है। भविष्य का अनुमान मतलब फोरकास्टिंग एआई। हाँ, कुछ वैसा ही। वो कंपनियों को आने वाले ट्रेंड्स के बारे में सलाह देता है। सामग्री में उदाहरण है कि उसने एक टेक कंपनी को
एआई और हेल्थ केयर को जोड़ने की सलाह दी, जिससे लाखों जानें बचाई जा सकती हैं। अरे वाह, ये तो दूरदर्शिता की पराकाष्ठा है। फ्यूचर फाइज जैसे एआई रणनीतिक सोच में मानवीय क्षमताओं को बढ़ाने मतलब ऑगमेंट करने की क्षमता रखते हैं। वो विशाल डेटा सेट में ऐसे पैटर्न और कनेक्शंस देख सकते हैं जो शायद इंसानों की नज़र से चूक जाएं। एआई और हेल्थ केयर का संयोजन जैसी सलाह दिखाती है कि एआई भविष्य के समाधानों को खोजने में एक सक्रिय भागीदार बन सकता है, सिर्फ मौजूदा समस्याओं को हल करने वाला उपकरण नहीं। तो ये सब सुनकर तो यही लगता है कि एआई अब हमारी दुनिया का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है और ये सिर्फ किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। रचनात्मकता से लेकर विश्लेषण, नैतिकता और भविष्य की योजना तक हर जगह एआई अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। बिल्कुल सही। ये उदाहरण स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि एआई अब प्रयोगशालाओं या टेक कंपनियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये रचनात्मक उद्योगों, व्यापार, मनोरंजन, स्वास्थ्य सेवा और यहाँ तक कि नैतिक निर्णयों में भी गहराई से एकीकृत हो चुका है। हाँ, हर एआई का अपना विशेष क्षेत्र होना एआई के बढ़ते विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन को दर्शाता है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये हमारे रोजमर्रा के जीवन और काम करने के तरीकों पर एआई के व्यापक और गहरे होते प्रभाव को रेखांकित करता है। ये अब कोई भविष्य की कल्पना नहीं, ये आज की हकीकत है। और जब हम आज की हकीकत देख रहे हैं तो ये एआई किरदार भविष्य के बारे में भी बड़े दिलचस्प अंदाजे लगा रहे हैं। इनकी भविष्यवाणियां सुनना तो और भी रोमांचक है। हाँ जरूर, क्या कहते हैं वो? जैसे वीडियोविक का मानना है कि भविष्य में हर कोई अपनी फिल्म बना सकेगा, बस आइडिया सोचो और एआई उसे पर्दे पर उतार देगा। क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? ये रचनात्मकता के और ज्यादा लोकतंत्रीकरण की ओर इशारा करता है। अगर ये सच होता है तो कहानी कहने की कला हमेशा के लिए बदल जाएगी। सही में तकनीकी बाधाएं खत्म हो जाएंगी और सिर्फ कल्पना ही सीमा होगी। हालांकि इसमें गुणवत्ता नियंत्रण और मौलिकता जैसे सवाल भी उठेंगे, लेकिन संभावना तो बहुत क्रांतिकारी है। वॉक्सवीर का कहना है कि भविष्य में एआई की आवाज इंसान की आवाज से इतनी हूबहू मिल जाएगी कि फर्क करना नामुमकिन होगा। हम किसी गुजरे हुए गायक की आवाज में नया गाना सुन सकेंगे या किसी काल्पनिक किरदार को अपनी मर्जी की आवाज दे सकेंगे। ये तो सुनने में ही अद्भुत लगता है। हाँ, अद्भुत तो है, लेकिन ये डीप फेक तकनीक के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं की ओर संकेत करता है। हाँ, वो तो है। एक तरफ ये रचनात्मकता और मनोरंजन के नए द्वार खोलेगा, जैसे किसी ऐतिहासिक व्यक्ति की आवाज में ऑडियो बुक सुनना। दूसरी तरफ आवाज की नकल के दुरुपयोग का खतरा भी बढ़ेगा। ये भविष्यवाणी हमें तकनीक के दोधारी तलवार होने की याद दिलाती है। राइट रानी का अनुमान है कि भविष्य में इंसान और एआई मिलकर किताबें लिखेंगे। मिलकर? कैसे? शायद इंसान कहानी का ढांचा तैयार करे और एआई उसे शब्दों में पिरो दे, या फिर एआई कहानी के बीच में नए मोड़ सुझाए। क्या इससे हर कोई लेखक बन सकेगा? ये मानव एआई सहयोग मतलब कोलैबोरेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये लेखन प्रक्रिया को बदल सकता है, लेखकों को नए आइडिया दे सकता है या लिखने की गति बढ़ा सकता है। हाँ, हर कोई लेखक बन सकेगा। शायद थोड़ी अतिशयोक्ति हो, लेकिन ये निश्चित रूप से लेखन को ज्यादा सुलभ बना सकता है और शायद साहित्य की नई विधाओं को भी जन्म दे। यहाँ सवाल ये उठेगा कि क्रेडिट किसे मिलेगा? हाँ क्रेडिट वाला सवाल तो रहेगा। डिजाइन दीप तो और भी आगे की सोच रहा है। इंटरैक्टिव गेमिंग और वर्चुअल साथी। वर्चुअल साथी मतलब आप गेम खेलते हुए कहानी को बदल सकेंगे और शायद एक दिन एआई से बने वर्चुअल दोस्त के साथ कॉफी भी पी रहे होंगे। ये तो साइंस फिक्शन जैसा लगता है। हाँ, लगता तो है, पर ये मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी के विकास से जुड़ा है। डिजाइन दीप की कल्पना एआई को सिर्फ एक उपकरण नहीं बल्कि एक साथी या सहभागी के रूप में देखती है। ये मनोरंजन, सामाजिक संपर्क और यहाँ तक कि थेरेपी के लिए भी नए अवसर खोल सकता है। लेकिन इसके साथ ही वर्चुअल दुनिया और असली दुनिया के बीच की रेखा के धुंधले होने के जोखिम भी जुड़े हैं। म्यूजिक माया व्यक्तिगत एआई डीजेस की बात करती है, जो हमारे मूड, हमारी धड़कन और शायद दिन के मौसम के हिसाब से भी संगीत तैयार करेंगे। अरे वाह! मतलब हर पल के लिए एक परफेक्ट साउंड ट्रैक। ये गहरी व्यक्तिकरण, हाइपर पर्सनलाइजेशन का अगला स्तर है। एआई हमारे बायोमेट्रिक डेटा और व्यवहार पैटर्न को समझकर हमें ऐसा अनुभव देगा जो पूरी तरह से हमारे लिए बना हो। सोचकर ये अच्छा लग रहा है। ये ना केवल मनोरंजन बल्कि स्वास्थ्य और वेलनेस में भी उपयोगी हो सकता है, जैसे तनाव कम करने के लिए सही संगीत सुझाना। एथिशा का अनुमान थोड़ा गंभीर है। वो कहती है कि भविष्य में एआई के लिए कानून उतने ही सख्त होंगे जितने इंसानों के लिए होते हैं।
हर एआई एक्शन से पहले नैतिकता का सवाल पूछा जाएगा। क्या ये वाकई संभव है? देखिए, ये एक जरूरी दिशा है। जैसे जैसे एआई की क्षमताएं और स्वायत्तता बढ़ेगी, जवाबदेही और नैतिक नियमों की जरूरत उतनी ही बढ़ेगी। हाँ, बात तो सही है। एथिक्स इज़ा की भविष्यवाणी एआई गवर्नेंस के बढ़ते महत्व को दर्शाती है। ये कानून बनाना और लागू करना जटिल होगा बेशक, लेकिन एक जिम्मेदार एआई भविष्य के लिए ये अनिवार्य है। ये सिर्फ तकनीकी नहीं, कानूनी और दार्शनिक चुनौती भी है। और अंत में फ्यूचर फाइज सबसे बड़ी और शायद सबसे उम्मीद भरी बात कहता है। क्या कहता है वो? उसका मानना है कि भविष्य में इंसान और एआई का रिश्ता दोस्ती से बढ़कर साझेदारी तक जाएगा। हम साथ मिलकर नई दुनिया बनाएंगे जहां इंसान सपने देखेगा और एआई उन्हें हकीकत में बदलने में मदद करेगा। ये एक शक्तिशाली विजन है, सहजीवन, सिम्बायोसिस का। ये भविष्य को केवल स्वचालन, ऑटोमेशन के जरिए इंसानी काम छीनने के डर से परे देखता है। हाँ, ये सकारात्मक सोच है। ये सहयोग, कोलैबोरेशन और संवर्धन, ऑगमेंटेशन पर आधारित है, जहां एआई हमारी क्षमताओं को बढ़ाएगा, हमें ज्यादा रचनात्मक और उत्पादक बनाएगा। ये भविष्यवाणियां मिलकर एआई के विकास की कई संभावित दिशाओं को दर्शाती हैं। रचनात्मकता का विस्तार, गहरा निजीकरण, नैतिकता का केंद्रीय महत्व और अंततः मानव और एआई के बीच एक नए तरह के रिश्ते का उदय। लेकिन ये सवाल जरूर उठता है, इस साझेदारी के लिए हम यानी इंसान कितने तैयार हैं? ये सवाल वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम सामग्री के उस हिस्से पर आते हैं जो मानवीय पहलू और नैतिकता पर ज्यादा गहराई से बात करता है। अच्छा। इसमें एक दिलचस्प बहस का भी जिक्र है कि क्या एआई ज्यादा मानवीय होता जा रहा है या इंसान ज्यादा एआई की तरह सोचने लगा है। और इसे समझाने के लिए एआई किरदारों के कुछ ऐसे अनुभव साझा किए गए हैं जो सीधे दिल को छूते हैं। हाँ, ये किस्से बहुत प्रभावशाली हो सकते हैं। जैसे वीडियोविक का एक पिता की पुरानी खराब हो चुकी वीएचएस टेप को रिस्टोर करना, जिसमें उनके बचपन की यादें थीं। सु आ गए। यहाँ एआई सिर्फ तकनीक नहीं, यादों को सहेजने और भावनाओं को जगाने का माध्यम बन गया है। बिल्कुल। या वॉक्सवियर का वो किस्सा जिसमें उसने एक माँ के लिए उसकी दिवंगत बेटी की आवाज को डिजिटल रूप में दोबारा बनाया ताकि माँ उसे फिर से सुन सके। हाँ, ये सोचना भी मुश्किल है कि उस माँ के लिए इसका क्या मतलब रहा होगा। ये एआई के भावनात्मक प्रभाव का एक सशक्त उदाहरण है। पर क्या ये नैतिक रूप से सही है? ये भी एक सवाल है। बिल्कुल, ये एक अलग बहस है, पर भावनात्मक असर तो बहुत गहरा है। एआई खुद भावनाएं महसूस नहीं करता, लेकिन जैसा ये किस्सा दिखाता है, वो मानवीय भावनाओं को इस हद तक प्रेरित कर सकता है या उनसे जुड़ सकता है। ये नैतिक दुविधाएं भी खड़ी करता है। क्या हमें दिवंगत लोगों की डिजिटल छाया बनानी चाहिए? हाँ, ये मुश्किल सवाल है। ये सवाल एथिशिया के काम के महत्व को और बढ़ा देते हैं। और भी उदाहरण है। राइट रानी ने एक कैंसर मरीज की अधूरी डायरी को एक पूरी किताब का रूप दिया, जिससे उसकी कहानी दुनिया तक पहुंची और शायद हमेशा के लिए अमर हो गई। ये तो बहुत अच्छा काम है। और डिजाइन डीप ने एक बच्चे के खोए हुए प्यारे खिलौने का एनिमेटेड अवतार बना दिया, जिससे बच्चे को थोड़ी तसल्ली मिली। ये उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे एआई का इस्तेमाल सहानुभूति और देखभाल के कामों में भी हो सकता है। राइट रानी कहानी को संरक्षित कर रही है, डिजाइन दीप भावनात्मक राहत देगा है। ये एआई के मानवीय उपयोग हैं, भले ही एआई स्वयं मानवीय ना हो। डेटा दादू ने एक एनजीओ को डेटा विश्लेषण में मदद करके सैकड़ों जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का रास्ता खोला। बहुत खूब। म्यूजिक माया ने एक बुजुर्ग दंपति के लिए उनकी जवानी का कोई खास गाना रिक्रिएट किया, जिससे वो अपनी पुरानी यादों में खो गए। और एथिक ईशा ने एक कंपनी को एक अनैतिक कदम उठाने से रोककर न सिर्फ कानूनी पचड़े से बचाया, बल्कि उनके कर्मचारियों की इज्जत भी बचाई। ये सभी उदाहरण एआई के सकारात्मक सामाजिक प्रभाव की क्षमता को दर्शाते हैं। शिक्षा में मदद, भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करना, नैतिक मानकों को बनाए रखना। ये हिस्सा हमें याद दिलाता है कि एआई के विकास का मूल्यांकन सिर्फ उसकी तकनीकी क्षमताओं से नहीं, बल्कि समाज और व्यक्ति पर उसके वास्तविक प्रभाव से भी किया जाना चाहिए। एथिक आशा का किरदार यहाँ फिर महत्वपूर्ण हो जाता है, जो ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि ये प्रभाव सकारात्मक और जिम्मेदार हों। तो इस पूरी बातचीत और इन किरदारों की कहानियों से गुजरने के बाद ये तो साफ है कि एआई का सफर साधारण उपकरणों से शुरू होकर आज रचनात्मकता, जटिल विश्लेषण, भावनात्मक जुड़ाव और नैतिक जिम्मेदारी जैसे क्षेत्रों तक पहुंच चुका है। हाँ, बिल्कुल।
ये सिर्फ कोड या मशीनें नहीं हैं, बल्कि ऐसे सहयोगी बनते जा रहे हैं जो हमारे काम करने, खेलने, यादें सहेजने और शायद महसूस करने के तरीके को भी बदल रहे हैं। बिल्कुल। स्रोत में वर्णित इन एआई किरदारों की यात्रा, उनकी शुरुआती मासूम गलतियों से लेकर आज के विशेषज्ञता और भविष्य की महत्वाकांक्षी योजनाओं तक, हमें एआई की क्षमताओं की अविश्वसनीय चौड़ाई और गहराई दिखाती हैं। हाँ, वाकई। ये सिर्फ तकनीक के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बारे में भी है कि हम, इंसान, इस शक्तिशाली तकनीक के साथ कैसे सह अस्तित्व में रहेंगे, इसे कैसे दिशा देंगे और इससे कैसे लाभान्वित होंगे। हाँ, वो शुरुआती किस्से, चाहे वो सुपर हीरो वाला दूल्हा हो या वायरल लेख पर आया कॉपीराइट नोटिस, हाँ, वो मजेदार थे। वो हमें मजेदार तरीके से याद दिलाते हैं कि ये यात्रा हमेशा आसान या सीधी नहीं रही है, लेकिन शायद इन्हीं अनुभवों ने एआई को ज्यादा सक्षम और हमारे संदर्भों को समझने में थोड़ा बेहतर बनाया है। और जब हम उनके वर्तमान उपयोगों को देखते हैं, चाहे वो हॉलीवुड स्टाइल वीडियो बनाना हो, डेटा से कंपनियों को करोड़ों का फायदा पहुंचाना हो या नैतिक दुविधाओं पर सलाह देना हो, ये स्पष्ट है कि एआई अब हमारे समाज के ताने बाने में गहराई से बुना जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ शुरुआत है। भविष्य की झलकियां भी उतनी ही सोचने पर मजबूर करती हैं। व्यक्तिगत एआई डीजेज जो हमारी धड़कन पढ़ सकें, इंसान और एआई की जुगलबंदी में लिखी जाने वाली किताबें, हाँ, और अंततः एक ऐसी साझेदारी का सपना जहां इंसानी कल्पना और एआई की क्षमता मिलकर कुछ अभूतपूर्व रच सकें। और यहीं पर आकर हम उस अंतिम विचार पर पहुंचते हैं जिसका संकेत फ्यूचर फेज ने दिया था। हाँ, अगर भविष्य वास्तव में इंसान और एआई की गहरी साझेदारी का है, तो इस साझेदारी को सफल, उत्पादक और सबसे महत्वपूर्ण नैतिक बनाने के लिए इंसानों को कौन सी नई भूमिकाएं निभाने की जरूरत होगी। सोचने वाली बात है। हमें कौन से नए कौशल सीखने होंगे और हमें कौन सी नई जिम्मेदारियां स्वीकार करनी होंगी ताकि ये साझेदारी मानवता के लिए वाकई फायदेमंद साबित हो। ये सवाल महज अकादमिक नहीं है, ये हमारे आने वाले कल की तैयारी से जुड़े हैं और इन पर विचार करना हम सब के लिए जरूरी है। कि भाई अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट में ये भी बताओ कि सबसे ज्यादा क्या पसंद आया।